नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्विजय इकॉन लैब में। आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लायर थ्योरी, इन्वेस्टमेंट थ्योरी, एक्सीलरेटर प्रिंसिपल, आउटपुट प्राइस डिटर्मिनेशन इन फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी से संबंधित 100 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज जो कि आपकी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आपने हमारे पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर पहले उसे ज़रूर देखिएगा। और हाँ, आप हमारी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा जहाँ पर हमने अभी तक 800 से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। और यदि आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल दिग्विजय इकॉन लैब को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण चैप्टर। जो सॉल्व करने से पहले हम कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लायर थ्योरी। तो मल्टीप्लायर थ्योरी की डेफिनेशन क्या है कि मल्टीप्लायर मेजर्स द चेंज इन नेशनल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम ए चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मीन्स निवेश में परिवर्तन के कारण आय में होने वाले बहुगणित परिवर्तन को ही मल्टीप्लायर कहते हैं। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी अगर चेंजेस आ रहा है तो उससे नेशनल इनकम में जो चेंजेस आएगा वही क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा। तो नेशनल इनकम में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, आर.एफ. कान के द्वारा डेवलप किया गया था। कब किया गया था, 1931 में। और इस टर्म को किसने पॉपुलराइज किया था, जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा इसको मल्टीप्लायर थ्योरी को पॉपुलराइज किया गया था। इसका फार्मूला क्या होता है, इसके फार्मूला होता है K = 1/1 - MPC, जहाँ K जो है वो मल्टीप्लायर को बताता है, वहीं MPC जो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बताता है। और इसका एक और फार्मूला होता है 1/MPS। जो MPS होता है उसको कैसे निकालते हैं हम, उसको मार्जिनल प्रॉपर्टी टू सेव कहते हैं। जब MPC प्लस MPS दोनों की वैल्यू 1 होती है, MPC प्लस MPS इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ पर अगर MPS की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इस MPC को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो MPS इक्वल टू होता है 1 - MPC। तो 1 - MPC की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, MPS रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 1/MPS दिया हुआ है। इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और वाई एक्सिस पर क्या है, इनकम है। मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज होने के कारण क्या हो रहा है कि जो नेशनल इनकम है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। की फैक्ट यहाँ पर देखते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो रहता है वो अगर बढ़ रहा है तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर क्या होगा, कम होगा। ये आपको याद रखना है। इट मीन्स क्या है कि MPC का मल्टीप्लायर से डायरेक्ट रिलेशन है, वही MPS के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ MPC = 0.75 देन मल्टीप्लायर विल बी। अगर हमारे पास MPC की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.75 है, तो मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे हम। तो हमारा फार्मूला क्या था, 1/1 - MPC। MPC की वैल्यू 0.75 यहाँ पर रख देंगे। तो 1 में से जब 0.75 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0.25। और अब इस 1 को जब 0.25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट देखा है। अब हम चलिए आगे देखते हैं एक्सीलरेटर के बारे में। एक्सीलरेटर से पहले इन्वेस्टमेंट थ्योरी देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट थ्योरी जो है वो किन्स के द्वारा ही दी गई थी। किन्स इन्वेस्टमेंट थ्योरी मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को बताती है। MEC क्या होता है, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और यह क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑक्यूर व्हेन MEC ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। अगर MEC लेस देन इंटरेस्ट रेट होगा तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा। तो मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की कंडीशन में ये होता है कि अगर MEC ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और अगर MEC कम है इंटरेस्ट रेट से तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। यदि पूंजी की सीमांत दक्षता ब्याज दर से अधिक हो तो निवेश बढ़ता है, और यदि MEC ब्याज दर से कम हो तो निवेश घटता है। यहाँ पर इसका एक ग्राफ दिया गया है जहाँ पर एक्स एक्सिस पर कैपिटल और वाई एक्सिस पर इंटरेस्ट रेट दी गई है। तो इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस अप टू K1 वेयर MEC = R1, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कब तक प्लेस होगा, जब तक K1 क्या है, जहाँ पर MEC R1 के बराबर है। अब टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें तो 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक होता है ऑटोनोमस, दूसरा होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इनकम से
फ्री होता है, मतलब इनकम से स्वतंत्र होता है। एग्जाम्पल देखिए तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की एग्जाम्पल है। भाई इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये इनकम के ऊपर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल के लिए डिमांड में वृद्धि होने पर फर्म अधिक निवेश करती है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो फर्म क्या करेगी, और इन्वेस्ट करेगी। तो ये क्या है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सीलेटर प्रिंसिपल क्या है, तो एक्सीलेटर प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने डेवलप किया था, जेम क्लार्क के द्वारा किया गया था। और ये होता क्या है कि इंक्रीज इन डिमांड काज ए मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर मांग में वृद्धि होगी तो क्या होगा, मांग में वृद्धि से निवेश में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। अगर डिमांड में कोई इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे इन्वेस्टमेंट में अधिक मात्रा में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसका फ्लो चार्ट देखें तो जैसे डिमांड बढ़ रही है तो आउटपुट बढ़ेगा, और उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए रहेगी, और कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगा। तो यहाँ पर आप ग्राफ देखें इसका, तो एक्स एक्सिस पर हमारा इनकम आउटपुट को बता रहा है, भाई वाई एक्सिस पर किसको बता रहा है, या इन्वेस्टमेंट को बता रहा है। तो विथ एक्सीलेटर एंड विदाउट एक्सीलेटर का यहाँ पर दिया गया है। अगर हम एक्सीलेटर के साथ देखें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और इनकम कम बढ़ रही है ना। और विदाउट एक्सीलेटर देखेंगे तो दोनों क्या है, बराबर दिख रहे हैं यहाँ पर। इसका फार्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू वी, जो क्या किसको बताता है, एक्सीलेटर कॉफिशिएंट को बताता है, वाई टी करेंट इनकम या आउटपुट को बताता है, और वाई टी माइनस वन किसको बता रहा है, प्रीवियस इनकम या आउटपुट को बताता है। इसके की फैक्ट देख लेते हैं। तो डिमांड चेंज ड्राइव्स इन्वेस्टमेंट, डिमांड में अगर कोई चेंज हो रहा है तो इस इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होता है। एक्सप्लेन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को बताता है। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इनकम से फ्री होता है। बेसिस ऑफ सैमुअल्सन मल्टीप्लायर एक्सीलेटर मॉडल, और ये क्या है, सैमुअल्सन का मल्टीप्लायर एक्सीलेटर मॉडल है, उसका ये बेस है, बेसिस है, आधार है। अब आगे देखते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। तो हमारे पास कौन कौन से 4 सेक्टर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरी गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ये 4 हमारे सेक्टर है इकोनॉमी के। नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इनकम आइडेंटिटी का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर वाई मतलब किसको शो कर रहा है, इनकम को, नेशनल इनकम को। और इसका फार्मूला है C + I + G + X - M, जहाँ पर C किसको बताता है, कंजम्पशन को, I बताता है इन्वेस्टमेंट को, G बताता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, और X बताता है एक्सपोर्ट को, और M बताता है इंपोर्ट को। और X - M को ही हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आगे देखेंगे हम, तो लीकेज और इंजेक्शन क्या होते हैं। लीकेज में आता है आपका जहाँ से पैसा बाहर जाता है, और इंजेक्शन मतलब इकोनॉमी में पैसा आता है। तो लीकेज देखें तो सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट, इससे क्या होता है, इकोनॉमी से पैसा बाहर जाता है। भाई इंजेक्शन की बात करें तो इकोनॉमी में पैसा आता है, तो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट, ये क्या है, इंजेक्शन है, इसको आपको याद रखना है। तो 4 सेक्टर इनकम इक्विलिब्रियम कब होगा, जब लीकेज इंजेक्शन के क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब STM बराबर होगा IGX के। इसका यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। तो ओपन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम का ग्राफ ये है, यहाँ पर वाई नेशनल इनकम को बता रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पर यहाँ पर नेशनल इनकम है, और वाई एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, जो कि C + I + G + X को बता रहा है। और यहाँ पर देखें तो ये क्या है, ये रेड कलर की लाइन जो है वो आपकी लीकेज को शो कर रही है, वाई जो है वो नेशनल इनकम को शो कर रहा है, और AE किसको शो कर रहा है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। चलिए हम आगे देखते हैं मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मल्टीप्लायर जो है वो क्या डायरेक्शन बताता है कि इन्वेस्टमेंट में अगर कोई चेंज हो रहा है तो इनकम में क्या चेंज आएगा। वहीं एक्सीलेटर बताता है कि इनकम में चेंज से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा। प्रपोज्ड बाय, तो मल्टीप्लायर किसने दिया था, RF खान ने दिया था। वहीं एक्सीलेटर किसके द्वारा दिया गया है, JM क्लार्क के द्वारा दिया गया है। मल्टीप्लायर जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, वहीं एक्सीलेटर किस टाइप का कॉन्सेप्ट है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लायर डिमांड इफेक्ट को बताता है, वहीं एक्सीलेटर डिराइव्ड डिमांड इफेक्ट को बताता है। इसका कारण मतलब डिमांड इफेक्ट है, और इसका कारण क्या है, डिराइव्ड डिमांड इफेक्ट है। मल्टीप्लायर शॉर्ट रन टाइम की बात करता है, वहीं एक्सीलेटर लॉन्ग रन प्रोसेस की बात करता है। मल्टीप्लायर चेंज इन इन्वेस्टमेंट इसका की फैक्टर है, वहीं एक्सीलेटर का की फैक्टर क्या है, चेंज इन डिमांड या इनकम। तो इसका हमने जैसे ग्राफ भी दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर इनकम है और वाई एक्सिस पर क्या है, इन्वेस्टमेंट है। एक्सीलेटर में भी सेम, एक्स एक्सिस पर आपकी इनकम है और वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम।
यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए हुए हैं। तो सबसे पहले फार्मूला आपका मल्टीप्लायर का, तो मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एम पी सी, और 1 माइनस एम पी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम पी एस भी लिख सकते हैं अपन। एक्सीलेटर का फार्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इक्वल टू वी, जो कि किसको बताता है, एक्सीलेटर का कोफिशिएंट को बताता है, वाई टी एंड वाई टी माइनस 1। वाई टी जो होता है वो आपको किसको बताता है, करेंट ईयर के करेंट इनकम को बताता है, वहीं वाई टी माइनस 1 बताता है आपकी प्रीवियस इनकम या आउटपुट को बताता है। और नेशनल इनकम आइडेंटिटी इन 4 सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये नेशनल इनकम आइडेंटिटी होता है 4 सेक्टर मॉडल में। हमारे पास कुछ ग्राफ भी दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट में विथ मल्टीप्लायर एंड विदाउट मल्टीप्लायर का ग्राफ है यहाँ पर। एमईसी कर्व भी देख लीजिए, एक्सीलेटर इफेक्ट एंड ओपन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, ये चारों ग्राफ हमने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा है, तो सबसे पहले मल्टीप्लायर की थ्योरी देखी है, जो कि आर एफ खान के द्वारा डेवलप की गई है और किन्स के द्वारा इसको पॉपुलराइज किया गया था। मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1/1 माइनस एम पी सी। इन्वेस्टमेंट थ्योरी जो कि बेस्ड है मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट पर। इन्वेस्टमेंट ऑक्योर व्हेन एम ई सी ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट तब ऑक्योर होता है जब एम ई सी मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होती है। एक्सीलेटर प्रिंसिपल डेवलप किया गया था जेम क्लार्क के द्वारा। डिपेंड ऑन चेंज इन डिमांड एक्सप्लेन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जो कि डिमांड में चेंज पर डिपेंड करता है, और ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करता है जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड होता है। वहीं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है वह इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट इनकम से फ्री होता है। वहीं 4 सेक्टर इकोनॉमी में हमने देखा ओपन इकोनॉमी मॉडल, जिसमें गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर इंक्लूड होता है, जहाँ पर सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, एक्स एक्सपोर्ट को, एम इंपोर्ट को बताता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ओवरव्यू देख लिया इस कॉन्सेप्ट का। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर मतलब एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एग्जाम के 2022 में और 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स 2022 के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड अपॉन, मल्टीप्लायर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, एमपीसी पर, एमपीएस पर, बोथ एमपीसी एंड एमपीएस या इन्वेस्टमेंट। तो हमने देखा था कि मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एमपीसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, एमपीसी, मतलब हायर द एमपीसी हायर द मल्टीप्लायर। अगर एमपीसी ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, और एमपीसी कम होगा तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास एक्सीलेटर प्रिंसिपल का। तो हु प्रपाउंडेड द एक्सीलेटर थ्योरी, तो देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सीलेटर थ्योरी किसके द्वारा प्रपाउंड की गई थी। तो हमने देखा था कि जेम क्लार्क के द्वारा एक्सीलेटर का जो प्रिंसिपल है वो दिया गया था। तो यहाँ पर केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एग्जाम 2022 में। आगे हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एग्जाम 2024 हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ एमपीसी 0.75। अगर एमपीसी की वैल्यू 0.75 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व भी करके बताया था आपको कि मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं। के इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एमपीसी। चूँकि एमपीसी की वैल्यू कितनी दी है 0.75, तो यहाँ पर 1 में से जब 0.75 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 0.25, और इस 1 को जब 0.25 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है एक्सीलेटर प्रिंसिपल का। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू एक्सीलेटर प्रिंसिपल इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन। एक्सीलेटर प्रिंसिपल के अनुसार इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने आपको बताया था एक्सीलेटर प्रिंसिपल में कि जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज इन डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वही इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक्सीलेटर प्रिंसिपल में यह जो रहता है वो रेट ऑफ चेंज इन डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, आप याद रखिएगा। अब आगे देखिए जैसे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया गया था एमपीसी का कि एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशन भी बताया गया कि जैसे हायर द एमपीसी हायर द मल्टीप्लायर। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो एमपीसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो मल्टीप्लायर भी क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है ना। और ये कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था, आर एफ खान ने इसको पॉपुलराइज किया था किन्स के द्वारा। मल्टीप्लायर जो होता है एमपीसी से डायरेक्ट रिलेटेड होता है। एमपीसी जितना बढ़ेगा मल्टीप्लायर भी इंक्रीज़ होगा, अगर एमपीसी कम होगा तो मल्टीप्लायर भी डिक्रीज़ होगा। चलिए इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम सॉल्व करते हैं हमारे मोस्ट प्रोबेबल 100 MCQs। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, एमपीपीएससी में बेसिक से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर बहुत बेसिक क्वेश्चन लग रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन्हीं आधार पर हमने कुछ मोस्ट प्रोबेबल 100 MCQ बनाए हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बनेगा। और हमारे अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाकर हमारी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और पूरे जितने भी वीडियो अभी तक हमने करवाए हैं उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किन्सियन इनकम मल्टीप्लायर का मान किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है एमपीसी पर, एमपीएस पर, एपीसी पर या बोथ एमपीसी एंड एमपीएस पर। तो क्या आंसर आएगा इसका? बोथ एमपीसी एंड एमपीएस। जो किन्स के अनुसार इनकम मल्टीप्लायर रहता है उसका मान जो रहता है एमपीसी और एमपीएस दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, के इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी या 1/1 एमपीएस, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। मतलब के इक्वल टू क्या होता है आपका 1/1 माइनस एमपीसी या 1/एमपीएस, ये आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एमपीसी 0.75 है तो मल्टीप्लायर क्या होगा? इसका आप आंसर कमेंट में करिएगा, क्योंकि इसको हमने आपको पहले सॉल्व करके बता चुके हैं। तो इसका आंसर आप क्या आएगा ये कमेंट में करके बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। मल्टीप्लायर की अवधारणा किसने दी है? तो ऑप्शन से किन्स के द्वारा, हैंसन के द्वारा, काहन के द्वारा या हिक्स के द्वारा। तो मल्टीप्लायर की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? क्या आंसर आएगा इसका? आर.एफ. काहन के द्वारा। आर.एफ. काहन ने ये अवधारणा दी थी, वहीं किन्स ने इसको क्या किया था? पॉपुलराइज्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मल्टीप्लायर इफेक्ट सर्वाधिक होगा जब? मल्टीप्लायर इफेक्ट कब सर्वाधिक होता है? जब एमपीसी कम होता है, एमपीसी अधिक होता है, एमपीएस अधिक होता है या सेविंग अधिक होता है। तो हमने आपको क्या बताया था कि मल्टीप्लायर इफेक्ट सर्वाधिक तब होता है जब एमपीसी क्या होता है? अधिक होता है। मतलब हायर द एमपीसी हायर द मल्टीप्लायर, लोअर द एमपीसी लोअर द मल्टीप्लायर। इसको याद रखिएगा। तो एमपीसी का सीधा संबंध किससे है? मल्टीप्लायर से। अगर मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा तो एमपीसी भी ज़्यादा होगा, वहीं एमपीसी कम होगा तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। वहीं इन्वर्स रिलेशन किसके साथ होता है? एमपीएस के साथ होता है। मल्टीप्लायर का एमपीएस के साथ कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्स होता है। अगर एमपीएस ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर क्या होगा? कम होगा। वहीं एमपीएस कम है तो मल्टीप्लायर क्या होगा? ज़्यादा होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर बोला है कि इनमें से कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं है। तो लीकेज क्या होता है? तो लीकेज मतलब जहाँ से इकोनॉमी से पैसा क्या होता है? बाहर जाता है, उसको लीकेज कहते हैं। वही इंजेक्शन जहाँ से इकोनॉमी में पैसा आता है। तो अगर सेविंग करेंगे तो वो क्या होगी? लीकेज होगी, क्योंकि इससे इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा। टैक्सेशन से भी क्या होगा? इकोनॉमी में पैसा नहीं आता है। इंपोर्ट से भी क्या होगा? इकोनॉमी में पैसा नहीं आता है। वहीं एक्सपोर्ट करेंगे तो इकोनॉमी में क्या आएगा? पैसा आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक्सपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट क्या है? इंजेक्शन है, लीकेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर का मान सामान्यतः क्या होता है? तो ऑप्शन से 0, 1, 2 या 5। तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट में बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का मान जो है सामान्यतः क्या होता है? 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का प्रतिपादन किसने किया था? मतलब फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज प्रोपाउंडेड बाय हुम। ऑप्शन से हेरड, किन्स, हिक्स या हैंसन। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर है हेरड। हेरड के द्वारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया गया था। अगला है हमारे पास, इफ़ एमपीएस इज़ 0.20 तो मल्टीप्लायर होगा। मतलब अगर एमपीएस की वैल्यू हमें दी है तो और मल्टीप्लायर पूछा है, तो हमें पता है मल्टीप्लायर मतलब के इक्वल टू होता है 1/MPS। 1 क्या होता है? MPS होता है। ये क्या होता है? मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमपीएस की वैल्यू रख देंगे 0.20 और यहाँ पर जब पॉइंट हटाएंगे तो 20 ऊपर लग जाएंगे। अब इस 100 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मुख्यतः संबंधित है, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मेनली रिलेटेड टू कंजम्पशन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन या यूटिलिटी फंक्शन। तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो किससे संबंधित है? मुख्यतः है आपके कंजम्पशन फंक्शन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लायर का आकार बढ़ता है जब एमपीसी बढ़ती है, एमपीसी घटती है, एमपीएस बढ़ती है या सेविंग बढ़ती है। तो हमने क्या बताया था कि हायर द एमपीसी हायर द मल्टीप्लायर। तो अगर एमपीसी बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन्वेस्टमेंट थ्योरी से, किन्स के अनुसार निवेश का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या है? जो किन्स है उनके अनुसार इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है? तो बेज रेट है, एमईसी है, प्राइस लेवल है या फिर आपका टैक्स रेट है। तो किन्स ने किसकी बात कही थी? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का बोला था। तो निवेश का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या होता है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होता है। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ग्रेटर देन होता है इंटरेस्ट रेट के, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो अभी हमने आपको बताया, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब फर्स्ट ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निवेश तब किया जाएगा जब, निवेश कब किया जाएगा? जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हो, या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट रेट से कम हो, या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बराबर हो जीरो के, इंटरेस्ट रेट बराबर हो जीरो के। तो अभी हमने आपको बताया था कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जब इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होती है तब क्या होता है? निवेश किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिकल थ्योरी में निवेश का प्रमुख निर्धारक है। ऑप्शन है इनकम, इंटरेस्ट रेट, एमपीसी, एम्प्लॉयमेंट। तो जो क्लासिकल थ्योरी होती है उसमें निवेश का प्रमुख निर्धारक क्या होता है? इसके ऑप्शंस, इसका करेक्ट आंसर आएगा इंटरेस्ट रेट। क्लासिकल थ्योरी में जो इन्वेस्टमेंट का मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है वो इंटरेस्ट रेट होती है। और क्लासिकल थ्योरी में आपको याद होगा कि तीनों चीज़ क्या होते हैं? इंटरेस्ट रेट, बेज और रेंट, ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट का मेन डिटरमिनेंट होता है, मुख्य निर्धारक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियो क्लासिकल इन्वेस्टमेंट थ्योरी के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। तो नियो क्लासिकल थ्योरी के प्रमुख अर्थशास्त्री कौन है? ऑप्शन से किन्स, जॉर्गनसन, हिक्स या हेरड। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉर्गनसन। ये नियो क्लासिकल थ्योरी से संबंधित है। अगला है टॉबिन्स क्यू थ्योरी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन से इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो जो टॉबिन क्यू थ्योरी है वह आपकी संबंधित है इन्वेस्टमेंट से। चलिए आगे देखते हैं, यदि Q ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा? यदि Q जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट घटेगा, कोई प्रभाव नहीं, या पूंजी समाप्त होगी। तो इसमें क्या होता है? अगर Q ग्रेटर देन 1 होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड अगर ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, इनकम माइनस कंजम्पशन या सेविंग प्लस कंजम्पशन। तो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं हम? ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। आपको ध्यान होगा हमने नेशनल इनकम में भी एक ट्रिक बताई थी आपको कि किस प्रकार से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाते हैं, नेट से ग्रोस पर जाते हैं और डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा नेशनल इनकम का तो आई बटन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट से जाकर हमारे नेशनल इनकम के वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर भी क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किससे स्वतंत्र होता है? इनकम से, इंटरेस्ट से, कंजम्पशन से या टैक्स से। तो जो हमने आपको अभी क्या बताया था कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो किससे स्वतंत्र होता है? इनकम से। और वहीं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वह इनकम के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। तो देखिए अब दोस्तों आपने कि
हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले आपको कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू देते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं और उसके बाद 100 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका ट्रिपल रिवीजन हो जाता है और जो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं वो आप आसानी से उनके आंसर कर पाते हैं। तो आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे सभी सोशल प्लगइन्स जो कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट निर्भर करता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो किस पर निर्भर करता है, इनकम पर, पॉपुलेशन पर, टैक्स पर या इन्फ्लेशन पर। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर आएगा इनकम पर। जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वह इनकम पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सीलेटर प्रिंसिपल किसने प्रपाउंड किया था, प्रतिपादित किया था? जो एक्सीलेटर का प्रिंसिपल है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो एक्सीलेटर प्रिंसिपल दिया गया था J.M. क्लार्क के द्वारा। और ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था MPPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2022 में। अगला क्वेश्चन है। एक्सीलेटर सिद्धांत के अनुसार निवेश निर्भर करता है आय स्तर पर, मांग, उत्पादन परिवर्तन पर, कीमतों पर, मजदूरी पर। तो एक्सीलेटर सिद्धांत के अनुसार निवेश या इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? मांग या उत्पादन परिवर्तन पर, डिमांड में जो चेंज आता है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आपका डिपेंड करता है। एक्सीलेटर प्रिंसिपल में इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिमांड में चेंज पर डिपेंड करता है। इसको याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है। एक्सीलेटर कोएफिशिएंट क्या दर्शाता है? पूंजी उत्पादन अनुपात, मार्जिनल एमपीसी दिखाता है या एमपीएस दिखाता है या एपीसी दिखाता है? तो जो एक्सीलेटर कोएफिशिएंट है वो क्या दिखाता है? पूंजी उत्पादन अनुपात को बताता है। ये किसको बताता है? पूंजी उत्पादन अनुपात को बताता है एक्सीलेटर का कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज। एक्सीलेटर मुख्यतः किस उद्योग में अधिक प्रभावी होता है? कृषि में, सेवा में, पूंजीगत वस्तु उद्योग में, लघु उद्योग में? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पूंजीगत वस्तु उद्योग में। तो एक्सीलेटर मुख्यतः किस उद्योग में अधिक प्रभावी होता है? पूंजीगत वस्तु उद्योग में ये अधिक प्रभावी होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग स्थिर हो जाए तो निवेश क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, शून्य हो जाएगा या दोगुना होगा? मतलब कंज्यूमर गुड्स की अगर डिमांड क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब इन्वेस्टमेंट क्या होगा आपका? अगर कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड है वह कांस्टेंट हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अगर डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, अगर डिमांड ही नहीं होगी तो क्या होगा? वो इन्वेस्टमेंट शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 4 सेक्टर इकोनॉमी में कौन सम्मिलित होता है? ऑप्शन से आपके सामने हाउस होल्ड प्लस फर्म प्लस गवर्नमेंट प्लस फॉरेन सेक्टर। सेकंड है आपका हाउस होल्ड प्लस फर्म, फर्म प्लस गवर्नमेंट, हाउस होल्ड प्लस फॉरेन सेक्टर। तो ये देखिए कितना ईजी सा क्वेश्चन है। तो आप ऑप्शन देख कर ही बता सकते हैं। यहाँ पर 4 सेक्टर पूछे तो कौन कौन से 4 सेक्टर दिख रहे हैं आपके, किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? तो ए वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, मतलब 4 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड होती है। 4 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? C प्लस आई, C प्लस आई प्लस जी, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम या C प्लस जी। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड आपकी होती है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड का फार्मूला होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और एग्रीगेट डिमांड को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। एग्रीगेट डिमांड को ही क्या कहते हैं? नेशनल इनकम, जिसको Y से डिनोट किया जाता है ना। और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? किन्स के द्वारा दिया गया था? और जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपकी इनका जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, जहाँ पर लोकस पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर का फार्मूला है। ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है? तो ऑप्शन से 1/MPS, 1/MPS प्लस MPM, MPC/MPS या 1/MPC। तो ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर का जो फार्मूला होता है इसको आपको याद रखना है, जो होता है 1/MPS प्लस MPM। क्या होता है? MPS प्लस MPM। चलिए आगे देखते हैं। और MPM किसको बताता है? मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू इंपोर्ट को बताता है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है? यदि आयात बढ़ते हैं तो मल्टीप्लायर क्या होगा? मतलब इंपोर्ट अगर बढ़ेंगे तो मल्टीप्लायर पर उसका क्या इफेक्ट होगा?
तो ऑप्शन से बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या अनंत हो जाता है। तो जब भी इंपोर्ट बढ़ेगा तो उससे मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा आपका, घटेगा। इसको याद रखना है आपको कि मल्टीप्लाई इससे क्या होगा, घटेगा। और जो इंपोर्ट है वो लीकेज है या इंजेक्शन है, या आप कमेंट में बताइएगा। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था। नेक्स्ट इज सरकारी व्यय में वृद्धि से क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड घटती है, कोई प्रभाव नहीं होता, केवल कीमतें बढ़ती है। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ होगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ की बात किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा कही गई है, तो ये भी आप कमेंट में बताइएगा, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर अगर जिसने देखा होगा वो इसका आसानी से उत्तर दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मल्टीप्लायर का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या होता है। ऑप्शन से एमपीसी, एपीसी, एमपीएस या एपीएस। तो मल्टीप्लायर का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एमपीएस। क्या आंसर आ जाएगा, एमपीएस। मल्टीप्लायर का जो रेसिप्रोकल होता है वह एमपीएस होता है। ये देखिए के इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन एमपीएस। के इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन एमपीएस। तो यही तो इसका रेसिप्रोकल है ना। ये क्या है, आपका मल्टीप्लायर है, और इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू में 1 अपॉन एमपीएस लिख सकते हैं। तो इस मल्टीप्लायर का अगर रेसिप्रोकल निकाले, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि कोई भी जो वैल्यू है, मान लो ये 2 है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लायर का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन एमपीएस, मतलब एमपीएस होता है। नेक्स्ट इज एमपीसी इक्वल टू 0.6, तो एमपीएस होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एमपीसी की वैल्यू दी है, एमपीएस आपसे पूछा है, ऑप्शन से 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। तो हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है, 1। वैल्यू किसकी दी है आपको, एमपीसी की, जो कि क्या है 0.6 है, और निकालना क्या है आपको, एमपीएस। तो कैसे निकालेंगे, इस 1 में से 0.6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब 1 में से 0.6 जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0.4। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट इज इफ़ एमपीएस इज 0.25 एंड इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ की क्या हो, वृद्धि हो या इंक्रीज़ हो, तो इनकम में क्या इंक्रीज़ होगा। अगर एमपीएस आपका 0.25 है और इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ की वृद्धि होती है, तो आय क्या होगी आपकी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लायर का फार्मूला लगा देंगे। और जो फार्मूला क्या होता है आपका, 1 अपॉन एमपीएस। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 अपॉन एमपीएस की वैल्यू 0.25 रखेंगे। तो के आपके पास कितना आ गया, 4। मतलब मल्टीप्लायर क्या आ गया आपका, 4। इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ की। तो इस मल्टीप्लायर में हम क्या करेंगे, 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इनकम में इंक्रीज़ आ जाएगा, है ना। कि मल्टीप्लायर में जो वृद्धि होती है वो उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में भी उतने ही गुना में वृद्धि हो जाती है। तो हम मल्टीप्लायर को जब इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इनकम में इंक्रीज़ निकल के आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 400। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। मल्टीप्लायर आपका 1 अपॉन यहाँ पर एमपीएस किया तो आपका 4 मल्टीप्लायर निकल के आ गया। और चेंज इन इनकम कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन आपका इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है उसको अगर मल्टीप्लायर से अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका चेंज इन इनकम निकल के आ जाएगा। ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं कि चेंज इन इनकम इक्वल टू होता है मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या के इक्वल टू आप लिख सकते हैं चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में क्या चेंज आ रहा है, ये आपका क्या बताता है, मल्टीप्लायर बताता है। नेक्स्ट इज डायनामिक मल्टीप्लायर का विकास सबसे पहले किसने किया है, डायनामिक मल्टीप्लायर को डेवलप किसने किया है। ऑप्शन से हिक्स, सैमुअल्सन, कान या हेरल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, डायनामिक मल्टीप्लायर को डेवलप किया था सैमुअल्सन के द्वारा। डायनामिक मल्टीप्लायर सबसे पहले किसने डेवलप किया था, सैमुअल्सन ने। करेक्ट आंसर है सैमुअल्सन, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज मल्टीप्लायर का प्रभाव कब समाप्त होता है। जो मल्टीप्लायर है उसका इफेक्ट कब खत्म हो जाता है, जब एमपीसी इक्वल टू 1 हो,
या नई बचत के हिसाब से, निवेश बढ़ने से या निर्यात बढ़ने से। तो मल्टीप्लायर का जो इफ़ेक्ट है वो कब खत्म हो जाता है? नई बचत के हिसाब से, मतलब सेविंग के लीकेज से, है ना, सेविंग के कारण। नेक्स्ट इज मल्टीप्लायर का सबसे महत्वपूर्ण पूर्वानुमान क्या है? मल्टीप्लायर का जो सबसे महत्वपूर्ण क्या पूर्वानुमान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अजम्पशंस क्या है? तो ऑप्शन से स्थिर मूल्य स्तर, पूर्ण रोजगार, स्थिर जनसंख्या, स्थिर पूंजी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्थिर मूल्य स्तर, फिक्स्ड प्राइस लेवल। मल्टीप्लायर का जो इम्पोर्टेंट अजम्पशन है वो फिक्स्ड प्राइस लेवल है। नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या बढ़ाता है? फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो क्या बढ़ाता है? प्रोडक्शन को, एम्प्लॉयमेंट को, प्राइस को या आपकी सेविंग को? तो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो बढ़ाता है आपकी कीमतों को। किसको बढ़ाता है? प्राइस को। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट इज सुपर मल्टीप्लायर की अवधारणा किससे जुड़ी है? किन्स से, हिक्स से, मल्टीप्लायर एक्सीलेटर से या फिशर से? तो सुपर मल्टीप्लायर की जो अवधारणा है वो जुड़ी है आपकी मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर से। मल्टीप्लायर प्लस एक्सीलेटर को ही सुपर मल्टीप्लायर कहा जाता है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लायर प्रिंसिपल का बेस क्या है? मल्टीप्लायर प्रिंसिपल का बेस क्या है? सेज लॉ, कंजम्पशन फंक्शन, क्वांटिटी थ्योरी या रिकार्डियन थ्योरी? तो मल्टीप्लायर प्रिंसिपल का जो बेस है वो है आपका कंजम्पशन फंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला देखते हैं हम, इफ MPC इज़ 1 देन मल्टीप्लायर विल बी। अगर MPC की वैल्यू आपको 1 दी है तो मल्टीप्लायर क्या होगा? तो मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। MPC के केस में 1 माइनस MPC। भाई अगर MPS दिया हो तो 1/MPS लिखते हैं। और 1/MPS ये क्या बताता है कि मल्टीप्लायर और MPS के बीच में क्या है? इन्वर्स रिलेशन है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर MPC की वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम तो 1 में से जब 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। और जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? इन्फिनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्वेस्टमेंट थ्योरी से MEI का पूर्ण रूप क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका MEI का फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शन से मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट या नन। तो MEI का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं, MEC कर्व सामान्यतः कैसी होती है? जो MEC कर्व है, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की जो कर्व होती है वो नॉर्मली कैसी होती है? पॉजिटिव स्लोप में होती है, नेगेटिव स्लोप में होती है, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल होती है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो MEC कर्व जो होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव स्लोप वाली होती है। MEC कर्व कैसी होती है? नेगेटिव स्लोप ली हुई होती है। इसका आंसर आ जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, किन्स के अनुसार निवेश मुख्यतः प्रभावित होता है? आय से, ब्याज दर और MEC से, जनसंख्या से या कीमतों से? तो किन्स के अनुसार जो इन्वेस्टमेंट है वो मेनली इफेक्टिव या प्रभावित होता है, अफेक्ट किससे करता है? ये ब्याज दर और MEC से, है ना। अगर MEC ज़्यादा होगा ब्याज दर से तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा, बढ़ेगा। अगला देखते हैं, यदि ब्याज दर बढ़ती है तो निवेश क्या होगा? ब्याज दर बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, दोगुना होगा। तो इसका आपको आंसर बताना है, यदि ब्याज दर बढ़ेगी तो निवेश क्या होगा? इसमें अभी आपको हमने एक्सप्लेन किया था कि मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल अगर इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाती है ना, इसको अगर अपोजिट कर दें हम, तो इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा हो रही है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? कम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा घटेगा। नेक्स्ट इज एक्सीलेटर सिद्धांत के अनुसार प्रेरित निवेश का स्रोत है। एक्सीलेटर प्रिंसिपल के अनुसार जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है उसका मुख्य सोर्स क्या है? ऑप्शन से बचत, उत्पादन वृद्धि, आयात या सरकारी व्यय। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक्सीलेटर प्रिंसिपल में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का जो सोर्स है वह होता है आपका उत्पादन वृद्धि। वहीं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट
पर किसका इफेक्ट पड़ता है, इनकम का, या किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन इनकम दे दिया जाता तो आप में से अधिकांश लोग इसका गलत आंसर लगा के आ जाते हैं, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इनकम फ्री होता है, वहीं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है, इनकम डिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है एक्सीलेटर प्रिंसिपल में इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का सोर्स क्या है, तो एक्सीलेटर प्रिंसिपल में इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का सोर्स होता है उत्पादन वृद्धि। आपको ये बहुत ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य है, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्षमता विस्तार, पुरानी मशीन बदलना, निर्यात बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना। तो यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है रिप्लेसमेंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुरानी मशीन को बदलेंगे। तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो पुरानी मशीन बदलना, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, सेविंग प्लस कंजम्पशन, इनकम माइनस टैक्स। तो जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट में जब डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जाएगा। हमने आपको नेशनल इनकम वाले कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से समझाया था कि ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट, और आपका डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि कौन को हम बड़ा टर्म मानेंगे, किसको हम छोटा टर्म मानेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि ग्रॉस आपका बड़ा टर्म है, भाई नेट क्या है, छोटा टर्म है। तो जब भी आप किसी बड़े टर्म पर पहुँचेंगे तो जो छोटा वाला है उसके अंदर आपको प्लस करना है। तो ग्रॉस और नेट के कॉन्सेप्ट में हम डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। वहीं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में हम क्या देखते हैं, हम आपको क्या बता रहे थे कि ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट कैसे हम समझेंगे। तो ग्रॉस आपका बड़ा टर्म है, वहीं नेट क्या है, एक छोटा टर्म है ना। इसी प्रकार से मार्केट प्राइस देखें तो ये एक बड़ा टर्म है, और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है आपका, छोटा टर्म होता है। वहीं नेशनल जो होता है वो आपका क्या होता है, बड़ा टर्म होता है। वहीं डोमेस्टिक क्या होता है, स्मॉल टर्म होता है। ग्रॉस और नेट में हम क्या देखते हैं, डेप्रिसिएशन को देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्लस करेंगे, आपको छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। वहीं फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करेंगे और सब्सिडी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और नेशनल पर जाने के लिए डोमेस्टिक में क्या कर देंगे, हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इनको आपको याद रखना है कि ये बड़े टर्म है, ग्रॉस एमपी और नेशनल, और वहीं नेट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक क्या है, स्मॉल टर्म है। तो छोटे से जब भी बड़े पे जाएंगे तो इसमें आपको छोटे वाले में प्लस कर देंगे तो आप बड़े पे पहुंच जाओगे। नेट और ग्रॉस में आपका डेप्रिसिएशन आता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में आपका इनडायरेक्ट टैक्स मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है, और नेशनल और डोमेस्टिक के केस में आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्गेनसन मॉडल संबंधित है, ऑप्शन से कंजम्पशन से, इन्वेस्टमेंट से, इन्फ्लेशन से, या वेलफेयर से। तो जॉर्गेनसन मॉडल जो है वो किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर आए। जॉर्गेनसन मॉडल किससे संबंधित है, इन्वेस्टमेंट से है। और ये मेनली क्या है, न्यू क्लासिकल इन्वेस्टमेंट थ्योरी या कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था जॉर्गेनसन के द्वारा। तो ये इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोबिन क्यू रेशो इक्वल टू होता है मार्केट वैल्यू अपॉन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कॉस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट, या इनकम अपॉन कैपिटल। तो जो टोबिन क्यू रेशो होता है वो बताता है मार्केट वैल्यू अपॉन रिप्लेसमेंट वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू और रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बीच का जो रेशो होता है वह क्या बताता है, टोबिन क्यू बताता है। तो टोबिन क्यू क्या है, मार्केट वैल्यू अपॉन रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बीच का रेशो है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यदि Q लेस देन 1 हो तो निवेश क्या होगा। यहाँ पर Q है, Q मतलब किसको बता रहा है, आउटपुट को बता रहा है, जो कि क्वांटिटी डिमांडेड के कारण होता है। तो Q लेस देन 1 होगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, मतलब आउटपुट अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, घटेगा या अनंत होगा। तो अगर आउटपुट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सीलेटर। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स है। एक्सीलेटर प्रिंसिपल में स्थिर कैपिटल आउटपुट रेशो माना जाता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यह क्या है, ट्रू है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सीलेटर प्रिंसिपल मुख्यतः लागू होता है, जो एक्सीलेटर प्रिंसिपल है वो मेनली कब लागू होता है, तो अल्पकाल में, दीर्घकाल में, दोनों में, या किसी में नहीं।
तो जो एक्सीलेटर प्रिंसिपल है वो है नॉर्मली अल्पकाल में शॉर्ट रन में अप्लाई होता है, ये आप याद रखिएगा। हमने देखा था कि एक्सीलेटर क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है और ये शॉर्ट रन में लागू होता है, और मल्टीप्लायर भी क्या होता है, शॉर्ट रन में लगता है। नेक्स्ट इज एक्सीलेटर कोफिशिएंट इक्वल टू 4। अगर एक्सीलेटर कोफिशिएंट आपको 4 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक इकाई उत्पादन हेतु 4 यूनिट आपको कैपिटल चाहिए, या 4 यूनिट के आउटपुट के लिए 1 यूनिट कैपिटल चाहिए। तो एक्सीलेटर कोफिशिएंट अगर 4 दिया है तो 1 यूनिट के उत्पादन के लिए 4 आपको यूनिट कैपिटल चाहिए, या फिर 4 यूनिट के उत्पादन के लिए 1 यूनिट कैपिटल चाहिए, या MPC इक्वल टू 4 या मल्टीप्लायर इक्वल टू 4। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1 यूनिट के उत्पादन के लिए आपको कितनी कैपिटल चाहिए, 4 यूनिट की कैपिटल चाहिए। ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सीलेटर प्रिंसिपल की प्रमुख आलोचना क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है। कि यह स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात की मान्यता है, मांग वृद्धि है, निवेश वृद्धि है, या रोजगार वृद्धि है। तो एक्सीलेटर प्रिंसिपल की प्रमुख आलोचना ही यही है कि यह स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात की मान्यता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, यदि मांग घटती है तो प्रेरित निवेश पर क्या होगा। यदि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी तो जो आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वह बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, या शून्य रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, चलिए बताइए आप। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा घटेगा। अगर डिमांड कम होगी तो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वह आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेगेटिव एक्सीलेटर किस स्थिति में उत्पन्न होता है। उत्पादन बढ़ने पर, उत्पादन घटने पर, निर्यात बढ़ने पर, या आय बढ़ने पर। तो जो नेगेटिव एक्सीलेटर है वह किस स्थिति में उत्पन्न होता है, उत्पादन घटने पर। वहीं पॉजिटिव एक्सीलेटर कहाँ पर होगा, जहाँ पर उत्पादन बढ़ेगा। मतलब पॉजिटिव का मतलब ये है कि प्लस मतलब बढ़ना, और नेगेटिव का मतलब है कि घटना। जब उत्पादन कम होगा तो नेगेटिव एक्सीलेटर होगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो पॉजिटिव होगा। आगे देखते हैं, सैमुअल्सन मॉडल आधारित है। जो सैमुअल्सन का मॉडल है वह किस पर आधारित है, मल्टीप्लायर प्लस एक्सीलेटर पर, MEC प्लस इंटरेस्ट पर, कंजम्पशन प्लस सेविंग पर, या एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट पर। तो जो सैमुअल्सन का मॉडल है वह मल्टीप्लायर प्लस एक्सीलेटर दोनों पर आधारित है ना। इनके द्वारा कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया, कमेंट में बताइएगा। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था हमने। आगे देखते हैं, ट्रेड साइकिल की आधुनिक व्याख्या में मल्टीप्लायर एक्सीलेटर का इंटरेक्शन का प्रयोग किया है। किसने किया? ट्रेड साइकिल की जो आधुनिक व्याख्या है उसमें मल्टीप्लायर एक्सीलेटर इंटरेक्शन का प्रयोग किसने किया है? हिक्स ने, सैमुअल्सन ने, दोनों ने, या पिगू ने। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोनों ने। हिक्स और सैमुअल्सन दोनों के द्वारा मल्टीप्लायर एक्सीलेटर इंटरेक्शन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सीलेटर प्रभाव सबसे अधिक किस उद्योग में होता है। किस इंडस्ट्री में एक्सीलेटर हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? कृषि में, पूंजीगत वस्तु उद्योग में, बैंकिंग में, या पर्यटन में। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा एक्सीलेटर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखते हैं, एक्सीलेटर प्रिंसिपल का रिलेशन किससे है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट से, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से, पब्लिक इन्वेस्टमेंट से, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। तो जो एक्सीलेटर प्रिंसिपल है इसका संबंध होता है आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट से। किससे संबंध होता है इसका? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट से। मतलब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। जो 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है उसमें नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ऑप्शन है S = I, STM = IGX, या C = I, या G = T। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका STM = IGX, मतलब लीकेज इक्वल टू इंजेक्शंस। जहाँ पर लीकेज किसको बता रहा है? STM को। वही इंजेक्शंस जो है आपके IGX है। S मतलब सेविंग, T मतलब टैक्स, M मतलब इंपोर्ट, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और X मतलब एक्सपोर्ट, है ना। लीकेज इक्वल टू इंजेक्शन जो होते हैं वो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है आपकी 4 सेक्टर इकोनॉमी में। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास यदि MPC = 0.8, MPM = 0.1 तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, MPC की वैल्यू दी है और MPM की वैल्यू दी है, आपको फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालना है। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, इसका फार्मूला पता होना चाहिए फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है K = 1/MPS + MPM। क्या होता है? MPS + MPM।
अब यहाँ पर जो कि MPC दिया है, हमें MPS निकालना है। तो MPS कैसे निकालते हैं हमें पता है कि MPC प्लस MPS इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर MPS निकालना है तो 1 में से क्या करेंगे, 0.8 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास MPS की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2। भाई MPM कितना दिया हमें, 0.1। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.3। और अब इस 1 को हम 0.3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 3.33। ये आपका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर ऑप्शन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको सॉल्व करके बताया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर को कम करने वाला प्रमुख तत्व है। ऑप्शन से एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट्स या इन्वेस्टमेंट। तो ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर को कम करने वाला प्रमुख तत्व है आपका इंपोर्ट्स। देखिए यहाँ पर जो इंपोर्ट है वो किसको बता रहा है, आपके लीकेज को बता रहा है। वहीं एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और आपका इन्वेस्टमेंट, ये तीनों के तीनों किसको बताते हैं, आपके इंजेक्शंस को बताते हैं। तो ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर को कम करने वाला जो तत्व होता है वो आपका लीकेज होता है, जो कि आपका यहाँ पे आंसर है इंपोर्ट। नेक्स्ट इज, यदि सरकार व्यय बढ़ाती है तो IS कर्व क्या होगा, बाएं चली जाएगी, दाएं जाएगी, स्थिर रहेगी या नीचे जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा तो जो आपका IS कर्व है वो क्या होगा, दाएं जाएगा। कहाँ पर जाएगा, दाएं जाएगा। ये हम IS कर्व के बारे में, IS और LM कर्व के बारे में नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है मुंडल फ्लेमिंग मॉडल एंड IS LM कर्व, उसमें हम देखेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। वैसे IS का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, और LM का मतलब होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। तो इनके इंटरसेक्शन पर ही इक्विलिब्रियम को हम वो बताते हैं, है ना। तो आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर सामान्यतः क्या होता है, टैक्स मल्टीप्लायर से बड़ा होता है, टैक्स मल्टीप्लायर से छोटा होता है, बराबर होता है, शून्य होता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होता है, टैक्स मल्टीप्लायर से बड़ा होता है। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर होता है वो टैक्स मल्टीप्लायर से बड़ा होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है आपका, टैक्स मल्टीप्लायर का चिन्ह होता है, मतलब इसका साइन क्या होता है टैक्स मल्टीप्लायर का, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है या इनडिफिनाइट होता है, इनडिटरमाइंड होता है। तो जो आपका क्या था, टैक्स मल्टीप्लायर है, इसका साइन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। टैक्स मल्टीप्लायर का साइन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर की जो अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो हेवलमो के द्वारा दिया गया था, केन्स के द्वारा दिया गया था, पीगू के द्वारा दिया गया था, हिक्स के द्वारा दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है हेवलमो। इसको याद रखना है आपको कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट वो किसने दिया था, हेवलमो के द्वारा दिया गया था। अगला देखते हैं हम, यदि सरकारी व्यय 100 करोड़ बढ़े तथा मल्टीप्लायर 4 हो तो आय में वृद्धि होगी। मतलब क्या है, आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं 100 करोड़ से और मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, तो आपको चेंज इन इनकम बताना है। तो हमने अभी आपको कुछ देर पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, हालांकि इस बार और बता देते हैं। तो के इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है आपका चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू दी हुई है और दूसरा दिया है सरकारी व्यय 100 करोड़ से बढ़ रहा है ना, और आय में वृद्धि आपको पूछी हुई है। सरकारी व्यय मतलब इन्वेस्टमेंट को मान लेते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको 100 करोड़ दिया हुआ है, तो इनकम की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो के की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है, और जब ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, अभी डिवाइड में है। तो जब 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 400। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लायर का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे कम होता है, बेरोजगारी की स्थिति में, अपूर्ण रोजगार में, पूर्ण रोजगार में या मंदी में। तो मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट होता है सबसे कम कब होगा, जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो उस समय पर इसका प्रभाव सबसे कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप की स्थिति में मल्टीप्लायर प्रमुखतः क्या बढ़ाता है। जो इन्फ्लेशनरी गैप की स्थिति होती है उसमें मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट होता है वो क्या बढ़ाता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है, प्राइस को बढ़ाता है या फिर सेविंग को बढ़ाता है। तो जब इन्फ्लेशन की स्थिति होगी तो मल्टीप्लायर उस समय पर क्या बढ़ाएगा, प्राइस को बढ़ाएगा। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो आपकी प्राइस होती है वो सामान्य स्तर से क्या होती है, अधिक हो जाती है, इसलिए वहाँ पर मल्टीप्लायर क्या करेगा, प्राइस को ही बढ़ाएगा। अगला देखते हैं हम, सिमुलेशन का जो
ट्रेड साइकिल मॉडल है, मतलब व्यापार चक्र मॉडल है, वो किस पर आधारित है सिमुलेशन का? एक्सीलेटर पर, मल्टीप्लायर एक्सीलेटर इंटरसेक्शन पर या एमईसी पर? तो जो सिमुलेशन का व्यापार चक्र मॉडल है वो क्या है? मल्टीप्लायर एक्सीलेटर इंटरसेक्शन पर, इनके इंटरेक्शन पर आधारित है। अगला देखते हैं, हिक्स ने व्यापार चक्र सिद्धांत में कौन सी सीमा जोड़ी है? तो हिक्स ने व्यापार चक्र सिद्धांत में कौन सी सीमा जोड़ी है? ऑप्शन से सीलिंग एंड फ्लोर, एमईसी, आईएसएलएम, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो हिक्स ने व्यापार चक्र सिद्धांत में कौन सी सीमा जोड़ी है? सीलिंग एंड फ्लोर की सीमा जोड़ी है। नेक्स्ट इज, हिक्स मॉडल में सीलिंग का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन से न्यूनतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार सीमा, ब्याज दर या बचत। तो हिक्स मॉडल में जो सीलिंग होती है उसका मतलब होता है पूर्ण रोजगार सीमा, मतलब यहाँ पर क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, वो आपकी सीलिंग होती है। और फ्लोर का मतलब क्या होता है हिक्स के मॉडल में? न्यूनतम आय स्तर, अधिकतम आय, रोजगार का स्तर या निर्यात। तो इसका आंसर आएगा न्यूनतम आय स्तर। जो फ्लोर होता है वो क्या होता है? मिनिमम इनकम लेवल होता है आपका। वहीं हमने आपको सीलिंग क्या बताया था? पूर्ण रोजगार की सीमा। अगला है, मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर का संयुक्त प्रभाव उत्पन्न करता है स्थिरता, व्यापार चक्र, बेरोजगारी या मुद्रास्फीति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर का जो जॉइंट इफेक्ट है वह व्यापार चक्र को उत्पन्न करता है, ट्रेड साइकिल को बताता है। अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ एमपीसी 0.9 तो मल्टीप्लायर क्या होगा? एमपीसी की वैल्यू आपको दी हुई है और मल्टीप्लायर आपसे पूछा है, तो आपको यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद आया होगा, हायर द मल्टीप्लायर हायर द एमपीसी, लोअर द मल्टीप्लायर लोअर द एमपीसी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑप्शंस में सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है? एक तो दिख रहा है 10 और दूसरा दिख रहा है 12, तो इन दोनों में से ही कोई आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला जो होता है वो होता है K = 1/1 - MPC, ठीक है। तो MPC की वैल्यू कितनी है? 0.9 है। जब 1 में से 0.9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 0.1, है ना। अब इस 1 पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा, और यही आपका आंसर है, मतलब इसका करेक्ट आंसर आएगा 10। नेक्स्ट देखते हैं, यदि निवेश 50 करोड़ बढ़ता है, मतलब इन्वेस्टमेंट आपका कितना बढ़ा है? 50 करोड़, और मल्टीप्लायर आपका 5 है, तो इनकम कितनी बढ़ेगी? ठीक है, आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू दी हुई है, इन्वेस्टमेंट दिया है और इनकम पूछी है, तो वही फार्मूला आपको लगाना है। मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। K = चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। K की वैल्यू कितनी है? 5, और इन्वेस्टमेंट की दी है 50। इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 250। तो इसका करेक्ट आंसर है C। नेक्स्ट इज, मल्टीप्लायर की अवधारणा किस प्रकार के निवेश से जुड़ी है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट से, पब्लिक इन्वेस्टमेंट से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से? तो जो मल्टीप्लायर है उसकी जो अवधारणा है वो आपकी जुड़ी हुई है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से। किससे जुड़ी हुई है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है। और वहीं एक्सीलेटर की किससे जुड़ी है? कमेंट में बताइएगा आप। एक्सीलेटर सिद्धांत किस प्रकार के निवेश से जुड़ा है? देखिए क्वेश्चन ही आ गया आपके सामने, है ना। तो ऑप्शन है ऑटोनोमस, इंड्यूस्ड, फॉरेन या गवर्नमेंट। तो जो एक्सीलेटर प्रिंसिपल है वह किस प्रकार के निवेश से जुड़ा है? तो यह इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। इसका करेक्ट आंसर आएगा B। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ MPC 0.6 तो APS का मान क्या होगा? नया कॉन्सेप्ट आपको दिया है APS, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप? सब आपको फार्मूला इसका याद होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है MPC + MPS = 1। अब यहाँ पर चूँकि APS दिया है तो APS को अपन MPS की जगह पर रख सकते हैं। तो MPC की वैल्यू क्या है? 0.6 = यहाँ पे 1 कर देंगे, और 1 में से जब 0.6 को माइनस करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 0.4। तो इसका करेक्ट आंसर है A।
नेक्स्ट इज एमईसी कर्व का आकार होता है। जो एमईसी कर्व होता है वो कैसा होता है, ऊपर की ओर ढलान वाला, नीचे की ओर ढलान वाला, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नीचे की ओर ढलान वाला। जो एमईसी कर्व होता है वो कैसा होता है, नीचे की ढलान वाला होता है। नेक्स्ट इज निवेश मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होने का कारण क्या है। जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है उसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव होने का कारण क्या है, घटती एमईसी, बढ़ती एमईसी, स्थिर ब्याज दर या आय। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व की जो स्लोप है वह ऋणात्मक या नेगेटिव होने का कारण है आपका घटती हुई एमईसी, है ना, डिक्रीजिंग मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। आगे देखते हैं, किन्स के अनुसार निवेश की अस्थिरता का कारण क्या है। किन्स के अनुसार निवेश की अस्थिरता का कारण है ब्याज दर, एमईसी की अस्थिरता, मजदूरी या कर। तो किन्स के अनुसार निवेश की अस्थिरता का मुख्य कारण है एमईसी की अस्थिरता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एमईसी 12% है, ब्याज दर 10% हो तो क्या होगा, निवेश होगा, निवेश नहीं होगा, बचत होगी या आय घटेगी। तो हमने आपको क्या बताया था कि एमईसी अगर इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट आपका होगा, नहीं तो कम होगा, है ना, या नहीं होगा। तो आप देखिए कि एमईसी की वैल्यू यहाँ पर इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है क्या, 12% है, यहाँ पर 10% है, हाँ ज़्यादा है। तो निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट इज, यदि एमईसी 8% है, ब्याज दर 10% है तो क्या होगा, निवेश होगा, निवेश बढ़ेगा, निवेश घटेगा, निवेश नहीं होगा या आय बढ़ेगी। तो अभी आपको हमने इसके जस्ट पहले आपको एक्सप्लेन किया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट में बताइएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड का घटक नहीं है। ऑप्शन से कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो 4 सेक्टर इकोनॉमी है उसमें एग्रीगेट डिमांड का इनमें से कौन सा घटक नहीं है ना, घटक नहीं है, या फिर क्या बोलेंगे, इसमें से कौन सा इसका टर्म नहीं है, इसमें से बताइए आप कौन से आइटम नहीं होते इसमें से। तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का इसमें से कौन सा घटक नहीं है, तो वो सेविंग नहीं है। हमने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं, और एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है C + I + G + X - M। X - M को नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर सेविंग नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सपोर्ट किस श्रेणी में आता है, लीकेज में, इंजेक्शन में, सेविंग में या टैक्स में। तो हमने 2 टाइप के आपको बताए थे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के लिए। 4 सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के लिए आपके इंजेक्शन बराबर होना चाहिए लीकेज के, या लीकेज बराबर होना चाहिए इंजेक्शन के। तो आपको लीकेज क्या क्या होते हैं और इंजेक्शन क्या क्या होते हैं ये पहले बता देते हैं। तो लीकेज में आता है आपका सेविंग, टैक्स और इम्पोर्ट, ठीक है। भाई इन्वेस्टमेंट में आता है आपका कंजम्पशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और आपका एक्सपोर्ट। ये तीनों क्या होते हैं, इंजेक्शन होते हैं। तो ऑप्शंस में देखिए आप, एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट किस में आएगा आपका, इंजेक्शन में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 87 का बी। इम्पोर्ट किस श्रेणी में आता है, इंजेक्शन में, लीकेज में, इन्वेस्टमेंट में, गवर्नमेंट में, एक्सपेंडिचर में। अब भी बताया था ये किस में आएगा, लीकेज में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आयात बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय आय क्या होगी। अगर आयात बढ़ते हैं मतलब इंपोर्ट बढ़ते हैं, है ना, इंपोर्ट किस में आता है आपका, लीकेज में। अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। इसका करेक्ट आंसर आएगा घटेगी। अगला देखते हैं, ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर क्लोज्ड इकोनॉमी मल्टीप्लायर की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है या अनंत होता है। तो ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर जो होता है वो क्लोज्ड इकोनॉमी मल्टीप्लायर की तुलना में छोटा होता है। नेक्स्ट इज, मल्टीप्लायर का सबसे बड़ा मान किस स्थिति में होगा। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि यहाँ पर कुछ 4 वैल्यू दी हुई है
और यहाँ पर पूछा है कि इसमें से मल्टीप्लायर का जो मान है वो किस स्थिति में सबसे बड़ा होगा। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट से भी इतना याद रखना है कि हायर द मल्टीप्लायर हायर द एमपीसी। तो एमपीसी की वैल्यू इसमें देख लो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बड़ी दिख रही है आपको, तो किस ऑप्शन में दिख रही है, डी वाले में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सीलेटर का मान यदि 5 हो तो इसका अर्थ क्या है। एक्सीलेटर की वैल्यू अगर 5 दी है तो इसका मतलब क्या है कि 1 इकाई उत्पादन हेतु, मतलब 1 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए 5 यूनिट आपको कैपिटल चाहिए, या 5 यूनिट प्रोडक्शन के लिए 1 यूनिट कैपिटल चाहिए, या एमपीसी इक्वल टू 5 चाहिए, मल्टीप्लायर इक्वल टू 5 चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1 यूनिट के उत्पादन हेतु 5 यूनिट कैपिटल चाहिए, मतलब 1 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए 5 यूनिट कैपिटल चाहिए अगर एक्सीलेटर का मान 5 है, मतलब ए वाला। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेड साइकिल में मल्टीप्लायर का योगदान किसने दिया है। ट्रेड साइकिल में जो मल्टीप्लायर है उसका योगदान किन्स ने दिया है, कहान ने दिया है, सैमुअल्सन ने दिया है, या हिक्स ने दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका सैमुअल्सन। ट्रेड साइकिल सिद्धांत में मल्टीप्लायर का योगदान दिया है सैमुअल्सन ने। नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेन रिपरकशन इफेक्ट किससे संबंधित है। फॉरेन रिपरकशन इफेक्ट संबंधित है हेरल्ड से, मेटजलर से, सैमुअल्सन से, या फिशर से। तो ये आपका नया क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है मेटजलर से। ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है आप थोड़ा सर्च करिएगा। नेक्स्ट इज सुपर मल्टीप्लायर में सम्मिलित है मल्टीप्लायर और एमईसी, मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर, एमईसी और इंटरेस्ट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो सुपर मल्टीप्लायर में क्या शामिल होता है, मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर। और ये वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आपके सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था। मल्टीप्लायर प्लस एक्सीलेटर का इसी को ही सुपर मल्टीप्लायर कहते हैं। अगला है हेरोड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का जो बेस है, आधार है, वो क्या है। हेरोड के फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का बेस क्या है, एक्सपोर्ट ग्रोथ, टैक्स ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, या इन्फ्लेशन। तो हेरोड का जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है उसका बेस है एक्सपोर्ट ग्रोथ। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर किसके द्वारा दिया गया था, हेरोड के द्वारा दिया गया था, और इनका जो बेस है वो है एक्सपोर्ट ग्रोथ, निर्यात में वृद्धि। नेक्स्ट इज किन्सियन मल्टीप्लायर थ्योरी मुख्यतः लागू होती है। जो किन्स की जो मल्टीप्लायर थ्योरी है वो मेनली कहाँ पर लागू होती है, तो पूर्ण रोजगार में, अपूर्ण रोजगार में, मुद्रास्फीति में, युद्ध काल में। तो आप बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। जो किन्स की मल्टीप्लायर थ्योरी है वह अपूर्ण रोजगार में, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट में। कहाँ पर लागू होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में। क्योंकि किन्स किसकी बात करते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। और किन्स के पहले कौन थे, क्लासिकल थे। तो क्लासिकल किसकी बात करते थे, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे। जबकि किन्स किसकी बात करते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट की। इसलिए इनकी जो मल्टीप्लायर थ्योरी है, इनके द्वारा मल्टीप्लायर का थ्योरी डेवलप की गई थी ना, तो ये किस में लागू होती है, अपूर्ण रोजगार में, अंडर एम्प्लॉयमेंट में। अगला देखते हैं, मल्टीप्लायर सिद्धांत की प्रमुख आलोचना है। मल्टीप्लायर जो सिद्धांत है उसकी प्रमुख आलोचना क्या है कि यहाँ पर स्थिर एमपीसी की मान्यता है, निवेश वृद्धि है, आय वृद्धि है, निर्यात वृद्धि है। तो यहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म ये है कि यहाँ पर स्थिर एमपीसी की मान्यता है। स्थिर एमपीसी को क्या माना जाता है, स्थिर माना जाता है, फिक्स्ड माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सीलेटर थ्योरी की प्रमुख आलोचना क्या है। जो एक्सीलेटर थ्योरी है उसका मेन क्रिटिसिज्म क्या है, स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात, निवेश वृद्धि, बचत, या ब्याज दर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एमसीक्यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल दिग्विजय इकॉन लैब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी दिग्विजय इकॉन लैब से जुड़ जाएँ ताकि आपको सभी नोट्स, एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही एग्ज़ाम सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। मैं मिलता हूं आपसे अगली शानदार वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।